मैं पटना से हूँ। अच्छा। तो वहाँ का ये बहुत फेमस है लिट्टी चोखा, तो मैंने सोचा वो आपके लिए लाऊंगा। क्या कभी किसी फॉरेन कंट्री ने आपको असाइलम का ऑफर दिया? मैं क्यों जाऊँ, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा मुल्क इतना है। खतरा है यहाँ, और ऐसे कंट्री में क्यों रहना, इतना ज्यादा कम्युनलिज्म है। ये मेरा मुल्क है। अगर आपका बच्चा या आपका बच्चा बिगड़ जाए और आपसे मोहब्बत ना करे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस बच्चे से मोहब्बत करना बंद कर देंगे, या मेरे बाप ने अगर मुझे बेदखल कर दिया तो मेरे लिए उसकी मोहब्बत तो नहीं जाएगी ना। आधे घंटे पहले एक समन आया, आप लोगों के आने से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन आता है। वही जर्नलिस्ट ने ट्विटर पे लिखा कि प्लीज गाइस कांट यू सी थ्रू दिस, राना अयूब आफ्टर गुजरात फाइल्स हैज नॉट बीन अरेस्टेड, क्लियरली शी इज इन कहूट्स विद मोदी। Seriously? My family is living in shit. My bank account has been frozen. My father's bank account has been frozen. I'm sitting at the enforcement directorate office for 10 hours. I'm being humiliated. और आप कहते हैं कि I'm in cahoots with Modi. आपने कल ही देखा कि सारी लड़कियां जो हैं हिजाब में स्कूल में नहीं जा पा रही हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं। वो जो प्रिंसिपल खड़ा था और जिसने उनको अंदर आने नहीं दिया, मेरे लिए वो एक्सट्रीमिज्म है। अच्छा, ये बुक मतलब कितना पैसा आपने कमाया? हिंदी वालों ने 20,000 दिया, मलयालम वालों ने 10,000 दिया, मराठी वाले ने 20,000 दिया। उसके बाद आज तक कोई किताबें बहुत बिकी हैं, किताबें बहुत ज़्यादा बिकी है, मुझको रॉयल्टी नहीं मिली है। और मैंने ऑनेस्टली मांगी भी नहीं, बिकॉज जो लोग ये छाप रहे थे रीजनल लैंड, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। देयर इज अ फेक न्यूज दैट इज डूइंग द राउंड व्हिच वाज शेयर्ड बाय 2 million people दैट राना अयूब हैज अ बंगलो ऑन बैंडस्टैंड एंड शी ड्राइव्स सम BMW व्हाटएवर सीरीज। तो आपके पास BMW है? कौन सी कार है? यार मेरे पास तो वैगन आर भी नहीं है, मैं उबर से जाती हूँ, वो भी उबर गो बुक करती हूँ, उबर एक्सेल भी नहीं कर पाती हूँ मैं तो मतलब मैं उतनी मिडिल क्लास हूँ। अपने न्यू शो के लिए मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं और उनके लिए ले जाता हूं आइस बॉक्स में भरकर खाने पीने के सामान। हमारे फर्स्ट एपिसोड को शूट करने के लिए मैं अभी मुंबई पहुंच चुका हूं और मैं जिनसे मिलने वाला हूं, आजकल लोग उनके बारे में खूब बातें कर रहे हैं। Rana Ayoub. Rana Ayoub. Rana Ayoub. Rana Ayoub. Rana Ayoub. हाय राना। तो सबसे पहले तो मेरा एक फ्रेंड है सौरभ पांडे, वो इंडिया टुडे में काम करता है। तो उसे पता चला कि मैं राना अयूब का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो पूछ रहा है कि सही में राना अयूब का इंटरव्यू लेने जा रहे हो? मतलब उसे, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो 2017 की बात है, उस टाइम उसने पहली बार ये बुक पढ़ ली थी, तो वो फ़ैन हो गया था। ठीक है, मैं उसे पर्सनली ये बुक गिफ्ट करना चाहता था कि आपका कुछ लिखा हुआ, तो सौरभ उसका नाम है, उसके लिए कुछ लिख दो, उसे दे दूंगा तो अच्छा लगेगा। आप मोस्ट ट्रोल्ड कह लीजिए या मोस्ट हरास्ड कह लीजिए पर्सनालिटी हैं, जिसके खिलाफ लगातार डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस चीज़ ने लाइक आपकी फैमिली लाइफ को और आपको मतलब किस तरह से अफेक्ट किया है? मेरा परपेचुअल सिंगल स्टेटस जो है ना, वो इस प्रूफ है इस बात का कि इस मुल्क के लोगों में हिम्मत नहीं है उनके साथ खड़े होने के लिए जो सच बोलते हैं। 2018 में मैं, एक दोस्त है मेरी सुनैना, तहलका की थी, उनके साथ मैं कैफे टर्टल में बैठी थी और मुझे उस वक्त वो सुनैना को मैंने कहा, यार अल जज़ीरा ने मेरा वीडियो मांगा, तुम प्लीज़ मेरा वीडियो शूट कर दोगी। वीडियो शूट किया, किसी एपिसोड ऑनलाइन हरासमेंट पर ही था। फिर हम बैठे तो मेरे एक बीजेपी में एक सोर्स है, उनका एक वीडियो आया। मैंने कहा यार वाई आर दीस बीजेपी गाइस कॉलिंग मी एट अर्ली मॉर्निंग, व्हाट? I said he sent me some MP4 video or something. She said what are you sending some shit? I clicked. It was a porn video with my image on it. Okay. I stopped and I said, Sunaina, do you know what has happened? She said no. I said, listen, I'm finished. She said, what do you mean are you finished? I said, I'm finished. People will think it's me. She said, Rana, calm down. I started shaking. Then I went to the washroom. I started vomiting. And I came out. I said, Sunaina, I'm done. She's like, Rana, what are you talking? People cannot kill you. People cannot humiliate you. I said, no. It's my image. She just morphed on that video. So I messaged that guy. I said, where did you get it from? He said, it's floating in our BJP circles, WhatsApp groups. And I said, who else has seen this? So he said, have you seen it? I said, I don't want to see it. आज तक वो 2-2.5 मिनट का वीडियो है. I could not see it beyond 10-15 seconds. आज भी मैंने उस वीडियो को नहीं देखा है. नेक्स्ट डे योगी आदित्यनाथ फैन पेज पे वो वीडियो था, मतलब ये हमारी राना अयूब है। फिर उसके बाद लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। किसी ने फिर मेरा नंबर डाल दिया, बोला अगर वीडियो देख लिया है तो इस नंबर पे सर्विसेज के लिए मैसेज भी कर दो। तो लोग मैसेज करते थे कि तेरा वीडियो देखा, फेसबुक इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम इनबॉक्स में, हर जगह। मतलब आई वॉज अ फ्री फॉर ऑल।
और मेरे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था, मैं दिल्ली में थी, आई रिमेंबर आई हैड गॉन फॉर अ एमनेस्टी इवेंट, मैं वहाँ बैठी थी कविता कृष्णन के साथ और मुझे स्टेज पे जाना था। मैंने कहा मैं स्टेज पे कैसे जाऊँ, शी इज़ लाइक कुछ राना, इट हैपेंस। आई वेंट ऑन स्टेज एंड देन देयर इज अनदर एक्टिविस्ट, शी सेड लेट्स गो फॉर डिनर। I went for dinner. Every 5 minutes I would get up and go to the washroom because I would vomit. And then she said, Rana, we will drop you, but can you want to come with us? I said no. So उन्होंने एमनेस्टी ने मुझे गेस्ट हाउस में बुक किया था अराउंड आई थिंक इट वाज NFC के आसपास या कहीं पर, इट वाज अ ब्लूम रूम समथिंग, वहाँ बुक किया था। हरतोष मेरे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया, said Rana, I know how you are feeling. You want us to come meet us? We will come and pick you up. I said no, I just want to be alone. वहाँ बैठे बैठे मैंने सारे एडिटर्स को ईमेल लिखा। आई सेड इज़ दिस द प्राइस दैट आई नीड टू पे एज अ जर्नलिस्ट फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डू यू जस्टिफाई दिस एंड दिस बी हैपनिंग। आई रोट टू ऑल द एडिटर्स एंड सडनली आई फेल्ट लाइक बहुत मैसिव पैल्पिटेशन, क्योंकि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। आई वॉज वॉमिटिंग एंड माई हार्ट बीट वेंट रियली फास्ट एंड माई ब्लड प्रेशर शॉट अप टू अराउंड 200. So my colleagues came running and they took me to the hospital, they took me to Max. It was a massive anxiety attack. I had palpitations and I kept repeating just one word. I said, I've been humiliated. I've been humiliated. What are people thinking about me? Are people thinking that I'm a promiscuous? I don't know what kind of shit, you know, जिसके साथ होता है वो उस वक्त एक्सप्लेन, आज मैं दूर से उसको देख के बोल रही हूँ कि यार how could anyone humiliate me? I'm a feminist. I shouldn't say this. But जिसके साथ होता है उस वक्त उसको, I didn't brush for 3 days. I didn't even get up. I was just like a corpse. Okay. So it just felt horrible. So अगर मेरे साथ मेरी, I remember I called my father. He said, बेटा बुरा क्या हुआ है इसमें? हम हैं ना. अच्छा. In the sense कि इसने कहा तुम क्यों बुरा मान रही हो? I remember my father called and said, हमने तुमसे कुछ सवाल पूछा? हमने मेरी फैमिली में तुमने किसी कुछ सवाल पूछा? And I felt so embarrassed talking to them and telling them what has happened. You know, it's so embarrassing to tell your father that something like this has happened. Like it was like, but he said, बेटा जो भी हुआ है हम लोग हैं और अगर चाहिए तो हम आ जाएंगे वहाँ पे. So that meant so much, you know, because as a woman in this country, in a patriarchal setup, the first question comes from your family, is that you? Is that you? My father said, even if it was you, I wouldn't care. Okay, and that's something that again is my privilege. People in rural India, girls in rural India, यूपी बिहार में अगर उनके साथ ये होता है, घर वाले बोलते हैं चुपचाप घर में बैठो. अरे आप यूपी बिहार की बात कर रही हैं, दिल्ली में. हाँ, घर वाले बोलते हैं कि यार घर में बैठो चुपचाप, जर्नलिज्म करने की जरूरत नहीं है. तो ये होता है, लेकिन आपके जो घर वाले समझते हैं, जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि वो आप पे जब शक करते हैं ना, तो आपको लगता है कि एक्चुअली शक नहीं करते, उनको लगता है कि यार बदनामी हो रही है, बदनामी हो रही है. वो कितने भी पढ़े लिखे उनको लगता है कि यार देखो, फिर किसी ऑफिसर ने मेरे बारे में फेसबुक पे लिख दिया कि राना अयूब यूज्ड टू गेट हर स्टोरीज इन गुजरात बाय स्लीपिंग विद CBI ऑफिशियल्स. ओके, एंड दे लिंक्ड मी टू मुकुल सिन्हा, हु जिनके नाम पे मैंने अपनी किताब हु आई कॉल्ड माय बाबा. दैट ट्वीट was circulated by liberal women on Twitter without a single woman questioning कि how is Rana Ayoob's character being assassinated on social media. That woman journalist trolls me mercilessly. She has called me a mercenary, Islamist jihadist. आपको मेरे साथ जितनी भी ईर्ष्या है, नफरत, आप जो कह दें, लेकिन to tweet that Rana Ayoub guessed her story by sleeping with CBI officials and she has an affair with Mukul Sinha, who's Prateek Sinha's son who runs Alt News. मतलब आप लोग कितने जलील हो सकते हैं? जो आदमी को मैं अपना बाबा कहती हूँ, जिसकी डेथ पे मैंने कहा था माई बाबा माई हीरो, आप कितने जलील हो सकते हैं? और आप ऑप इंडिया ने उस पर 3 स्टोरी किए. इंडिया टुडे की हेडलाइन मुझे याद है कि टॉप ऑफिसर कास्ट aspersions ऑन जर्नलिस्ट कैरेक्टर, थिंक्स शी इज हनी ट्रैप जर्नलिस्ट. मीटू वाले के टाइम पे ये लोग थे ना, ये मीटू नहीं था. इसके खिलाफ कौन बोलेगा? लेकिन जब मैं कुछ कहती हूँ सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं राना अयूब कीप्स टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ. आई एम सॉरी, आई विल हैव टू डिफेंड माई सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट डिफेंडिंग मी. आप मेरे लिए खड़े नहीं हो रहे तो मुझे अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा. Rana Ayoub always makes it about herself. I hear it so often. If the international, I want to say this categorically, if the international media did not have my back, the Indian media had thrown me under the bus. Some of the most well-meaning people had thrown me under the bus. I would have been behind bars. आज भी मैं ईडी के समन्स आ रहे हैं. आज सुबह आधे घंटे पहले एक समन आया, आप लोगों के आने से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन आता है. वही जर्नलिस्ट ने ट्विटर पे लिखा कि प्लीज गाइज कांट यू सी थ्रू दिस, राना अयूब आफ्टर गुजरात फाइल्स हैज नॉट बीन अरेस्टेड, क्लियरली शी इज इन कहूट्स विद मोदी. सीरियसली
My family is living in shit. My bank account has been frozen. My father's bank account has been frozen. I'm sitting at the enforcement directorate office for 10 hours. I'm being humiliated. और आप कहते हैं कि I'm in cahoots with Modi. तो ये फेक न्यूज़ मेरे बारे में राइट विंग ने ही नहीं फैलाई है, लिबरल सर्कल्स में भी फैलाई है, क्योंकि मैं उनके साथ सोशलाइज नहीं करती हूँ, मैं उनकी कॉकटेल्स पार्टीज में नहीं जाती हूँ, मैं अलग थलग रहती हूँ. और ये इसलिए नहीं कि मुझे अपने वजह एक कोई एरोगेंस है. मैं बहुत ही रिक्लूसिव किस्म की इंसान हूँ. मैं सोशलाइज नहीं करती हूँ. जो मेरी ऑनलाइन जो लोग देखते हैं और मैं ऑफलाइन, ये दो अलग चीज़ें हैं. ऑफलाइन आई वुड रादर सिट एट होम ऑल डे. मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ. तो जो लोग मेरे बारे में जो कहते हैं सोशल मीडिया पे, उनमें से आधे लोग मुझे जानते भी नहीं हैं. ये मुझे कभी मुझे मिले भी नहीं हैं. बस इनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और वो हकीकत बन जाती है. आपने 2010 में भी स्टोरीज़ की थी, शराबुद्दीन वाली स्टोरीज़, और उसके बाद अमित शाह जेल में भी गए थे, और फिर आप मैथिली त्यागी बन के गुजरात चली गई थी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, मतलब हिडन आइडेंटिटी के साथ. तो आपने स्टोरी की, उसके बाद अमित शाह जेल जाते हैं, तो इसमें आपको लोग पहचानने नहीं लगे थे? तो फिर मतलब कैसे आप वहाँ जाके वो कर रहे हो? ये मेरा हमेशा से मेरी एक काम करने का तरीका है. दिल्ली में कोई भी नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, या लोग, मैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो गेट टुगेदर्स होता है ना मैं वहाँ देखी जाती हूँ. मैं थोड़ा रिक्लूसिव किस्म की इंसान हूँ. और जब मैं अंडर कवर गई तो अगर आप मेरी शक्ल देखते हो उस वक्त तो शायद आप पहचानते नहीं. ठीक है, पहली बात तो एक अमेरिकन एक्सेंट जो बहुत फेक था, लेकिन मैंने पर आपके जो बाल है ना वो काफी अलग है, तो मतलब कोई देख लेगा एक बार तो मतलब वो याद रह जाता है. सबसे पहली चीज मैंने वही किया था, मैंने अपने बाल स्ट्रेट करा लिए थे. अच्छा. अपने बाल स्ट्रेट करा के उनको यहाँ पर एकदम टाइट करके ऊपर बांधती थी और एक बंदाना लगा लेती थी उसके ऊपर. अच्छा. तो सबसे पहली बात तो वो छुप गई. उसके बाद हरे रंग के लेंसेस, लाइक डीप ग्रेइश ग्रीन रंग के लेंसेस, बहुत सारा मेकअप, चंकी ज्वेलरी, बहुत ही हिपस्टर काइंड ऑफ लड़की. जो राणा अयूब है और वो जो मैथिली है, ये दो अलग लोग थे. और मैंने एक्चुअली मैथिली त्यागी की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया कि अगर मैं शीशे के सामने भी होती थी तो वो राणा नहीं होती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं इस रोल में मुझे रहना है. कि गलती से भी कभी सपोज मैं किसी के सामने बैठी और किसी ने बुला लिया, मैं नहीं चाहती थी कि कोई राणा बुलाए और मैं उनकी तरफ फ़ौरन देख लूँ. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत ही बाद में जब मैं उस चीज़ से निकली तब रियलाइज़ किया कि उसका कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है. पर ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे मैं हूँ, मान लीजिए आपकी जगह मैं जाता हूँ इस तरह अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करने, तो ठीक है, मैं मैथिली त्यागी बना, मैं पहुँच गया और फ्लैट ले लिया, मैंने घर ले लिया, वो वहाँ तक सही है. मुझे ये नहीं समझ में आता है फिर इतने हाई लेवल ऑफिसर्स और इनसे आपने दोस्ती कैसे बढ़ाई, मतलब वो मुझे थोड़ा सा बेसिक बताइए. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब अमित शाह को जेल भेजा गया था तो मैं काफ़ी सारे ऑफिशियल से मिल रही थी मैं उस वक्त. तो एंड ये ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो मोदी गवर्नमेंट में काम करते थे. वो कहते थे कि मैडम यही वो टाइम है जब आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं. वगैरह हरेन पंड्या केस हो या गुजरात में अक्षरधाम हुआ है, उसके बाद जितने केसेस हैं, अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि अमित शाह जेल जा चुके हैं, सारे अफसरों को लगता है कि अब वो थोड़ा डर उनके अंदर से निकल गया कि वो सच्चाई बोल सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली किसी पुलिस ऑफिसर के घर नहीं गई. मैं और मेरा जो कलीग है माइक, वो तहलका में एक इंटर्न के तौर पे आया था. तो उसको अच्छी सर्टिफिकेट, ऐसे देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. सो उसको ये भी नहीं पता था कि मैं उसे किस लिए ले जा रही हूँ गुजरात. वो गुजरात आया एंड मैंने उसको कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके प्रिंट आउट्स दिए मैंने कहा तुम इसको इनको पढ़ो तुम. वो पढ़ने लगा तो मुझसे कहता है कि करना क्या है. मैंने कहा कुछ नहीं, मैं फिल्म मेकर हूँ, तुम मेरे असिस्टेंट हो, यू आर अ गुड फोटोग्राफर, वी विल गो अराउंड गुजरात, हम शूट करेंगे. 10-15 दिन हमने सिर्फ शूट किया. फिर एक हितू कनोडिया, और गुजरात के वो अमिताभ बच्चन माने जाते हैं, ठीक है, फिल्म मेकर हैं हितू और नरेश कनोडिया. मोदी जी ने उनको कई अवार्ड्स दिए हैं. मुझे ये भी पता था कि वो ओबीसी हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के हैं. तो उनसे मिलने गए. मैंने कहा सर मैं गुजरात पे एक फ़िल्म कर रही हूँ और मैं एक गुजराती डायस्पोरा के लिए फ़िल्म कर रही हूँ जो गुजरात से बाहर रहता है. उनको भी लगना चाहिए कि उनके कल्चर के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं. तो मैंने कहा आप कुछ शूट कर रहे हैं. बोलते हम एक फ़िल्म शूट कर रहे हैं अपने बेटे के साथ. मैंने कहा मैं आपके साथ ये शूट कवर करना चाहती हूँ. अच्छा. क्योंकि मुझे पता था नरेश कनोडिया पुलिस वालों के दोस्त थे. अच्छा. तो ये मैंने रिसर्च कर ली. पहली एंट्री आपको यहाँ से मिली? मैंने 1 महीने तक सिर्फ नरेश कनोडिया को शूट किया है. अच्छा. उसके आइटम नंबर, उसके घर में जाना, खाना, मेकअप, उसके जो कैमरा पर्सन उसका बैकग्राउंड स्टिल्स कर रहे थे, उनसे दोस्ती. वो मुझे गुजरात क्लब ले जाते थे.
पूरे गुजरात के जो सोशल सर्कल हैं वो मेरे दोस्त बन गए थे, वो जो कॉकटेल सर्कल जो कहते हैं। मैं इवेंट्स पे जाती थी, एग्जीबिशंस पे जाती थी, तो मैथिली त्यागी एक नाम बन गई थी कि अमेरिका से एक लड़की आई है मैथिली त्यागी जो गुजरात पे फिल्म बना रही है, और सारे गुजरात के जो हेप लोग हैं, हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बेटे सब मुझे जानने लगे। तो एक दिन मैंने हितू को बोला कि मैंने हितू 1 महीने से हम फिल्म शूट करें, अब मुझे कुछ पावरफुल लोग चाहिए। और मुझे पता था हितू की दोस्ती किससे, हितू और नरेश की दोस्ती किससे, और मुझे किससे बात करेंगे, क्योंकि वो रिसर्च आप बहुत पहले कर चुके थे। तो नरेश ने कहा किस तरह के लोग चाहिए। इंसान तो मेरे दिमाग में था, मुझे सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन देना था कि ताकि वो उसी इंसान पे जाए। मैंने कहा सर ऐसा कोई जो बैकवर्ड क्लास में हो, जो बहुत जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, कोई औरत हो जो मिनिस्टर हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करे। तो उसने कहा मैडम ऐसे तो हमारे यहाँ माया कोडनानी जी हैं। जैसे ही उन्होंने कहा मैंने अपने मन में कहा यही तो चाहती थी मैंने इसलिए कहा कि एक वुमेन मिनिस्टर हो जो बहुत वो तो, लेकिन देखिए उनके ऊपर बहुत केस चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मुझे क्या ही पूछना है सर उनसे। पर आप जैसे माया कोडनानी से मिल रही थी और मतलब राइट्स का इल्ज़ाम है उन पे, जेल जा चुकी हैं, किस तरह की फिगर है सब कोई जानता है। मैं तो छोटे मोटे किसी बजरंग दल के एक्टिविस्ट से मिलता हूँ तो मुझे लगता है भाई कहीं ये मेरा आधार कार्ड ना मांग ले, पूछ ना ले। तो मतलब इसके लिए आपने एक बैकग्राउंड क्या किया था, मतलब कुछ आप जब मैंने शुरू किया मुझे पता था कुछ लोगों ने आके मेरे नेहरू फाउंडेशन में मेरा बैकग्राउंड चेक किया है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड चेक वो करते क्या, मेरे पास एक लैपटॉप था जो अपने कमरे में छोड़ के जाती थी। जब आप लैपटॉप खोलते थे तो श्री कृष्णा की इमेज आती थी, उस पर लॉर्ड कृष्णा की इमेज आ जाती थी। उसके बाद मेरी फाइल्स कौन सी होती थी मेरे डेस्कटॉप पे, गुजरात कच्छ टूरिज्म, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये तो बहुत सॉरी क्या ये रोल हो रहा है? रोल हो रहा है तो काटना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ये तो मेजर मुझे लगा तुम चिल्ला क्यों रही हो। अरे यार फिलहाल तो ये चनाचूर गरम है। ये ओके, ये चनाचूर गरम दिल्ली का होता है कि आपकी? हर जगह खाया जाता है, बिहार में भी खाया जाता है। हम लोग तो पटना में जब रहते थे खाते थे। तो आप पटना से लाएंगे? नहीं ये यहीं से लाया हूँ, इतना बजट नहीं है अभी। आप बता रही थी कि आपने फेक पैन कार्ड्स और फेक आधार कार्ड्स बनवाए। तो आधार कार्ड तो उस वक्त नहीं था, उस वक्त हमारे पर सर्विलेंस नहीं चल रही थी। हाँ 2010 की बात है, तो हमारे ऊपर मोदी जी नजर नहीं रख रहे थे उस वक्त। तो हर जगह में माइक जो है उसका पासपोर्ट एक्सटेंड कर देती थी आगे। ये ले इसका पासपोर्ट है, इसका पासपोर्ट, इस पासपोर्ट से बुकिंग कर लेते थे हम लोग। मैंने कुछ फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए थे, झूठ नहीं बोलूँगी। वो फेक कार्ड्स बहुत नेचुरल लगते थे वो फेक कार्ड्स, तो वो फेक कार्ड दिखा दिया उनको। गुजरात में ऑनेस्टली एक गोरा साथ में होता है ना, तो सारी कत्ल माफ हो जाते हैं। उन्होंने गोरे को देखा, बोला भैया ये तो लेजिट लोग हैं। और हितू कनोडिया के वैसे बहुत सारे दोस्त बन गए थे, जैसे कोई डॉक्टर है फिल्म के मान लो, उनकी वैसे उनके इन्फ्लुएंस मतलब एक सर्कल में आपकी एंट्री हो गई थी। मेरा कोई कार्ड वगैरह, मुझे तो मैथिली आई यार, मैथिली अपनी है। तो 1.5 महीना लोगों को लगता है कि मैं गुजरात गई और सीधे कॉप्स के पास गई, बोला भैया मेरे को ऐसा नहीं हुआ। कम से कम 1.5-2 महीना तो मैंने सेटल किया है सिर्फ। पहली कॉन्वर्सेशन विद माया कोडनानी वॉज अबाउट हर साड़ी, was about where to eat the best food in Gujarat. What is her son doing? She said बेटा अमेरिका में। मैंने कहा मैं भी अमेरिका में हूँ, नेक्स्ट टाइम आई गो आपको कुछ भेजना हो मेरे हाथ से तो प्लीज भिजवा दीजिएगा। एक भी पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा। किताब में लिखा हुआ है कि बाद में तो इतनी दोस्ती वो आपके बाल में तेल वेल लगा रही हैं। बहुत बुरा लगा था। एक बार तो उन्होंने अपने बेटे के लिए आमरस रखा हुआ था, और गुजरात में ये ट्रेंड है कि मतलब लोग ना आम पीस के रख देते हैं, अल्फोंसो आम फ्रीजर में रख देते हैं। गुजरात का ट्रेंड है ये, लोग आमरस अपने बच्चों के लिए वगैरह, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए आमरस रखा था कि बेटा आने वाला था जनवरी में। बोलती बेटा नहीं होगा, तू तो मेरी बेटी है तेरे लिए। ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स में बहुत बुरा लगता था, बिकॉज जो भी है उन्होंने जो भी किया, लेकिन उस मोमेंट में उनकी थोड़ी इंसानियत दिखा रहे थे। तो एक आप किसी एक इंसान के घर दोस्त के यहाँ भी जाते हैं तो आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है। ये तो उम्र दराज लोग थे, एल्डरली लोग थे, तो थोड़ा बुरा लगता था। लेकिन ये भी पता था कि ये वो लोग हैं जिनको जब वक्त आया सच्चाई बोलने का, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के टाइम इन्होंने कहा हमको कुछ याद नहीं है। तो आप डेली आके, जैसे मैंने सोच रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड करती थी, ठीक है, और डेली आके फिर उसे कहीं अपना अपलोड वगैरह करती थी? मेरा एक हार्ड डिस्क था, उसके अंदर मैं उसको ट्रांसफर 6 कैमरा होते थे ना, तो सारे 6 कैमरा कहाँ? एक घड़ी में था, वो तो बहुत ही मज़ेदार था। एक कश्मीरी कुर्ता था जो तहलका में उस आदमी ने बोला ये आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया, कश्मीरी कुर्ता हरे रंग का।
ऊपर यहाँ डिजाइन थी और उसमें उसमें पतला सा होल था कि ये वाला तो मैंने देखा है एक बार, मतलब हम लोगों ने भी किया था। हाँ। तो मतलब मगर ये घड़ी वाला था, ये कुर्ता था, और क्या था? मेरा कीचेन था, मतलब मैं गाड़ी तो चलाते नहीं थे लेकिन कीचेन लेकर घूमते रहते थे हम लोग। एक हमारे पास एक छोटी सी ना कान में एक ईयरिंग टाइप थी, वो तो व्हाट वाज द बेस्ट। मतलब मैं कैमरा सर्च करने गया हूँ, पर इतनी तरह के कैमरे घड़ी मार्केट में भी नहीं मिलते हैं चांदनी चौक में। आपको हमारा बंदा बहुत सही था। मतलब अच्छा। हाँ, हमारे पास एक डायरी थी इंडिया टुडे की। अच्छा। वो इंडिया टुडे का फोल्डर होता है ना, उस फोल्डर के अंदर वो जो रिंग्स होते हैं, वो जो उसके अंदर एक कैमरा ऐसे लगा हुआ था और वायर उसके अंदर था। तो आपको सिर्फ जो आप बैठते थे तो आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो आप उसकी तरफ होल्ड करके बस यहाँ से हल्का सा प्रेस कर देना होता था। तो इतने कैमरास रखती थी मैं कि अगर एक कैमरा खराब हो गया, जैसे यहाँ जो कैमरा होता था, अगर सपोजिंग वो आदमी से मैं 1 घंटा कैजुअल बात कर रही हूँ तो दूसरे घंटे में वो बात करेगा, राइट? तब तक तो कैमरा ऑन ही रहेगा। तो वो गर्म हो जाता था कैमरा, एंड देन यूड बी लाइक शिट, ये क्या हो रहा है? आप अपने कपड़े को ऐसे करने लगते थे बिकॉज वो चटका बैठता था, ठीक है? आपको लगता था भाई ये हो क्या रहा है। एक बार पीसी पांडे हैं, मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो मेरे बगल में बैठे हैं। आपके अब इंसान को दिमाग भी कितना लगाना होता था, तो मेरे बगल में बैठे हैं, तो उनका हाथ मेरे हाथ को लग गया। तो ये जो घड़ी वाला कैमरा है वो गर्म हो जाता है आफ्टर यूज, 2 घंटे में गर्म हो जाता है। तो उनका जब हाथ मेरे हाथ पे लगा, वो तो व्हाई सो व्हाट सो हॉट, और मैंने बोला राना तो गई। फिर मैंने कहा, अब इतनी वाहियात लॉजिक दी, मैंने कहा सर ये सोलर वॉच है। सोलर वॉच दिन में एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और रात को जब यूज करते हैं उसको तो ये गर्म हो जाती है। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो बोलता अच्छा ये ग्रीन होती है। मैंने कहा, और जब वो शूट करते हैं तो वो ग्रीन उसका डायल होता है, जब शूट करते हैं एक फ्लोरेसेंट छोटी सी लाइट जलती है। ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं कहाँ पे? एक कॉपी तो तहलका के पास है, जो मैंने ट्विटर पे लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SIT आप प्लीज कॉपी लें। फिर उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने, जब प्रशांत भूषण ने PIL किया, क्योंकि ये जब भी मैं कुछ करती हूँ तो ये ऑप इंडिया की स्टोरी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट सेज बुक हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू। ये इतनी बार सुन चुकी हूँ मैं, इतनी बार सुन चुकी हूँ। मैंने कहा अब आप ही के माध्यम से बोलती हूँ, हालांकि मैंने कैरवान में पूरा आर्टिकल लिखा था जब ये आई थी जजमेंट। हुआ ये था कि प्रशांत भूषण ने हरेन पांड्या इन्वेस्टिगेशन रीओपन करने के लिए मेरी किताब को साइट किया। जस्टिस दीपक मिश्रा ने बिना किताब मांगे, बिना टेप्स देखे वो बोला है कि दिस बुक हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू। हिंदुस्तान के किसी एक मीडिया ने जस्टिस से ये सवाल नहीं पूछा कि सर आपने कह दिया द बुक हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू, क्या आपने उस किताब को पढ़ा? क्या आपने मुझे विटनेस के तौर पे बुलाया? क्या आपने मुझसे मेरे टेप्स मांगे? आपने नहीं किया बिकॉज आपको पता था कि अगर आप टेप्स मांगते तो सच्चाई बाहर आ जाती। अरे टेप्स मांगने की जब आप बात कर रही हैं तो किससे, आपसे या तहलका? एक कॉपी तो आपने बता दिया तहलका के पास है जी, दूसरी आप किसी से भी मांगते, आप मुझसे मांगते। अच्छा, एक कॉपी आपके पास भी है? मेरे पास है जी। अच्छा है, एक कॉपी मेरे पास बिल्कुल है, और जिन लोगों को लगता है कि ये कभी सामने नहीं आएगी, आप यकीन करें कि एक फिल्म जिसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, उसमें सबके सामने आ जाएगी। मतलब आने वाली है, ये सारे टेप्स आने वाले हैं। बस इतना लोगों को पता चल जाए कि ये टेप्स आएंगे। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल सर्कल्स में ये जानते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन है, बिकॉज 2011 में जब तरुण तेजपाल ने इसे छापने से मना कर दिया, हिंदुस्तान का कोई एक एडिटर नहीं है जिसके पास मैं नहीं गई थी, बोला सर ये टेप है, प्लीज क्या आप इसे छापेंगे? सारे एडिटर्स के पास गए, सबने मना कर दिया। 2013 में जब तहलका से रिजाइन किया, लकीली ऐसा माहौल था, तरुण तेजपाल का रेप केस जो था वो पूरी मीडिया में था, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं हार्ड डिस्क ले जा रही हूँ और नहीं ले जा रही हूँ। तो मैं अपने टेप अपने साथ ले गई। मधु त्रेहन ने बहुत बड़ी हिम्मत किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मधु त्रेहन की। मधु त्रेहन ने उस दिन ट्विटर पे ट्वीट किया कि राना यूँ कहती है कि सब लोग इस सबके पास टेप लेके गई, इन्हें छापा नहीं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है कि मेरे इंटरव्यू में न्यूज़ लॉन्ड्री के राना को मैंने ऑफर किया कि मैं आपका टेप छापती हूँ, राना ने मना कर दिया। ऑप इंडिया 2 स्टोरी कर देता है, सारा राइट विंग मीडिया, बीजेपी MP आ रहे हैं, बोल रहे हैं देखा हम तो जानते थे राना यू फ्रॉड है। मैंने भी सोचा भैया मधु त्रेहन ने ऑफर किया और मुझे ऑफर मैंने पब्लिश नहीं किया इंटरव्यू। लकीली उसने कहा कि वो वीडियो इंटरव्यू में रिकॉर्ड है। सारे दोस्तों को काम पे लगा दिया। मैंने कहा वीडियो डाउनलोड करो, एक बार नहीं 3-3 बार देखो। मैंने खुद देखा, मेरे दोस्तों ने देखा, एक जगह वो मेंशन नहीं था। इनफैक्ट all that Madhu Trehan does in the interview is put Tarun Tejpal's defense and asks me, did you write Gujarat Files because you're a Muslim? I was the one who should have called out Madhu Trehan on Twitter and said कि boss आपने मेरे religion पे you cast aspersions on my investigation as a Muslim। तो मैंने फौरन वो इंटरव्यू का लिंक लिखा और दिया, मधु त्रेहन
please tell me at what point in this interview have you offered to publish my tapes, and if not, will you apologize? देखा था मैंने वो वो उसके बाद मधु त्रेहन जी गायब हो गई। अच्छा, ये तो बाकी एडिटर्स की बात हो गई कि भाई इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, पर तहलका जब खुद इतना लिबरल ऑर्गेनाइजेशन था और आपने एक अच्छी रिपोर्ट की थी, तो उसने क्यों नहीं पब्लिश किया? मैं आज तक नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक बार कहा गया कि इसमें कुछ लूज एंड्स है। मैंने कहा लूज एंड्स है ना, आई गो एंड फिक्स इट। आपने मेरे पर 6-8 महीना खर्च किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक जर्नलिस्ट को इतना पैसा खर्च करती है, उसके मतलब पैसा खर्च करना क्या, उसके लिए अकोमोडेशन बुक करना, स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लगता है, आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका मेकअप होता है, आपके कपड़े होते हैं, आपका कलीग होता है। आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, अगर आपको लूज एंड लग रहा है, कुछ सवाल नहीं है, तो मैं जाके पूछ के आती हूँ। नो नीड। मुझे सबसे बड़ा शक तब हुआ जब मैं नरेंद्र मोदी ने बुलाया मुझे। ये मुझे पीसी पांडे ने सेटअप किया था कि नाउ यू कैन गो टू नरेंद्र मोदी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। माइक वापस दिल्ली आ चुका था, गोरा मेरा जो दोस्त, उसको मैंने वापस बुला लिया। मैंने कहा यार आ जाओ, ज़रूरत है अब। मैंने कहा और बहुत बड़ा चीज़ करने जा रहे हैं हम। आई वॉन्ट यू टू बी फुल्ली अवेयर वॉट वी आर डूइंग, एंड आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट, और अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मैं समझूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हो। उस दिन मैंने सिर्फ एक कैमरा पहना था, मेरा वॉच। सो द मोमेंट वी एंटर मोदीज ऑफिस, ही इज लाइक अरे कम, यू नो, ही सीज फॉरेनर्स एंड ही ब्लशेस एंड ही इज लाइक आई सेड आई एम मैथिली, सर अरे क्या, आई सेड सर आई एम मेकिंग दिस फिल्म फॉर द गुजराती डायस्पोरा and they really want to know, you know, this vibrant Gujarat that you do is so inspiring, that's so inspiring for us. He said where are you from? इंग्लिश में आप बात कर रही थी उनसे या हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में बात इंग्लिश में। दैट्स द सरप्राइजिंग पार्ट जो मैंने किताब में भी लिखा है कि इट वाज अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो जो मेरा वो रिप्लाई कर रहे थे इंग्लिश, अब इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे थे, बेहतरीन इंग्लिश में बात कर रहे थे। देन ही शोड अस अ बुक ऑन बराक ओबामा व्हिच इज ऑन हिज टेबल। ही सेड यू सी दिस, एंड देयर वाज अ बुक ऑन विवेकानंदा। ही सेड ही इज माय हीरो। सो आई सेड सर is he your hero? He said yeah, someday I want to be like him. And that interview was done, and then his secretary took me inside to an adjoining room where there were books written on Modi by his, you know, this. So he said he gave me 10 books. He said sir ने लिखवाई हैं, sir ने लिखी हैं। मैंने कहा सर ने लिखी हैं, naturally we know, you know, so sir wants you to read it. फिर उन्होंने बहुत सारी मुझे वीडियो क्लिपिंग्स दिए मोदी के स्पीचेस के। ही सेड आप जब भी फिल्म बना आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो देन भावसर सेड आप टेबल पे बैठिए। टेबल पे बैठे, तहलका की उस वीक की एक स्टोरी प्रिंट आउट का वहाँ पड़ी हुई थी। तो और कुछ अदर पब्लिकेशंस की, हिंदुस्तान टाइम्स के नाम, लाइक ये सामने क्यों है? मैंने कहा सर आप लोग बहुत मीडिया पढ़ते हैं। बोलते हैं हाँ ये लोग तो है ना, इनको पढ़ना पड़ता है मैडम, आपको पता नहीं ये लोग मोदी जी की इमेज के पीछे पड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स है या इंडियन एक्सप्रेस, ये तहलका, इनका एक ही काम है। पर ये अच्छा है, पता है जो लिबरल सर्कल है ये कभी राइट विंग मीडिया नहीं पढ़ते हैं ये लोग। तो आप बता रही हैं कि जैसे ये तहलका पढ़ रहे हैं और ये सब पढ़ रहे हैं, और बहुत तो बहुत स्ट्रेटजी को समझने में कितना और मदद करता और होगा। वो उसका प्रिंट आउट निकाल के मार्क करते थे। तो फिर भावसर ने कहा सर वांट्स टू, फिर वापस हम मोदी जी के पास गए। इट वाज अ टेस्ट रन फॉर अस, वी डिडंट वांट टू, इट वाज अबाउट, वी रिकॉर्डेड सम बिट्स बट वी डिडंट वांट टू रिकॉर्ड बिकॉज मुझे पता है मोदी जी पहले ही जाके हम नहीं बोलेंगे अरे मैंने गुजरात में ये किया। आई वांटेड टू बी हिज, यू नो, फ्रेंड। सो ही सेड आप संडे को क्या कर रही हैं? मैंने कहा सर आप अगर आप मिलने बुलाए तो वी वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग चैट विद यू अबाउट व्हाटएवर। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा, भावसर ने कहा सर आपको बुला रहे हैं, मतलब सर बुलाते नहीं ऐसे। मैंने कहा सर संडे को भी है, हमको दिल्ली जाना है। इन माई हेड आई हैड टू गो एंड ब्रीफ तरुण एंड शोमा अबाउट इट। सो मैंने उनको फ़ोन किया वहाँ से। आई सेड गाइस, he literally opened up to me and this is our chance. So Tarun said come to the Delhi office. मैं दिल्ली ऑफिस चली गई नेक्स्ट डे। शोमा तरुण दोनों थे। इसने कहा राना, वी व्हेन दिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड वी डिडंट नो इट विल गो दिस फार। उनको लगा 26 साल की लड़की कितना ही कर लेगी, मतलब एक ऑफिशियल मिल गया, 2 मोदी तक पहुंची। शी इज लाइक नाउ डोंट। आई सेड सर बट दे हैव कॉल्ड मी, ही हैज कॉल्ड मी बैक, आई डोंट नो। ही इज लाइक व्हाट विल ही से? आई सेड सर वी डोंट नो व्हाट ही विल से, राइट? यू हैव टू अलाउ मी टू गो। He said no, just cut this, just finish this right away. And ये मैंने किताब में भी लिखा है। So I said this is not fair. I wasn't a guinea pig who was sent there to see कि मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, मतलब आपने कोई टेस्ट एक्सपेरिमेंट चल रहा था। He said no, आप प्लीज़ उनको मैसेज कर दो या अपना सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दो। आई मैसेज भावसर कि भावसर का मैसेज आ रहा था मिस्टर मोदी OST कि are you Sunday what time are you coming? He kept on calling and he kept on calling. Finally I just said, तो वो लोग इतने ज़्यादा वो थे कि कॉल भी कर रहे हैं बार बार। तो उसके बाद मैंने भावसर को मैसेज किया कि सर आई हैव लॉस्ट समबडी इन माय फैमिली, आई हैव लॉस्ट माय ग्रैंडमदर, फिक्शनल, जो बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। पर मैं ऐसी पोजीशन पे रहता ना तो मुझे लगता है कि मैं
ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी बोलता है मैं चला जाता, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है, वो पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा। जब दूसरे के लिए आपको बोलना बहुत आसान होता है, उस वक्त जब जो इंसान उस जगह पे होता है, जैसे हर इंसान, मैं भी बोलती यार मैं कर लेती, आप मेरी जगह पे थे ही नहीं। अग्री। मैं एक बात कह रही हूँ कि 26 साल की लड़की 6 महीने अंडर कवर थी, इतना मेरे ऊपर स्ट्रेस था कि 6 months आई डिड नॉट गेट माई पीरियड्स बिकॉज आई वॉज नॉट शोइंग माई फियर, द फियर वॉज मैनिफेस्टिंग इन माई बॉडी। तो बोलने के लिए सब आते हैं, देखेंगे ना हिंदुस्तान है, यहाँ पे मीडिया वाले ही बोलेंगे यार हमारे पास आ जाते यार, आए तो थे तुम्हारे पास, तुम्हारे दिग्गजों के पास गए थे हम। आप लोगों को लगता है कि अरे यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डालना कहना आसान है, ये कोई खाना का वीडियो नहीं था जो मैं उसको यूट्यूब पर डाल देती। दिस नीड्स टू बी फोरेंसिकली टेस्टेड, फोरेंसिक लैब में जाए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाए। ये काम मैंने पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए वो स्टिंग करते हैं ना कि बॉलीवुड का स्टिंग करो, देखो उन्होंने आज ये बोला, कि उसके लिए नहीं था। तो लोग मतलब हर इंसान के अपने अपने जजमेंट होते हैं मेरे ऊपर कि यार इसने ऐसा क्यों किया, हम होते तो हम ऐसा करते। भैया तुम नहीं थे ना, वहाँ मैं थी, और मैंने जो देखा है वो तुमने नहीं देखा है। जो मैंने सफ़र किया है उस इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो एंग्जाइटी अटैक, जो साइकाइट्रिस्ट के पास, जो नर्वस ब्रेकडाउन, जो सुसाइडल टेंडेंसी थी, वो आपने नहीं किया है। कई लोगों ने मेरे काम को डिसमिस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा है कि आपके लिए तो बहुत आसान होगा, खूबसूरत लड़कियां जब जाती हैं मर्द तो वैसे ही बोल देते हैं। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है जैसे सबसे पहले, और मैं इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर मतलब एक डिसाइड पे नहीं पहुँच पाता हूँ मैं कि कम्युनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म हर समाज में होता है, तो मुस्लिम समाज में भी एक्सट्रीमिज्म है। तो मैं कई बार ट्विटर पे जाके लिख देता हूँ कि भाई किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन दे दिया, या मैंने बोल दिया कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, तो मुझे ही इनबॉक्स में 10 गाली आ जाती है, जो मैं जान रहा हूँ कि ये फेक हैंडल्स नहीं है, मुस्लिम्स के हैंडल्स हैं। तो वो एक तरह का एक्सट्रीमिज्म तो है ना, पनप रहा है ना। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि वो जो एक्सट्रीमिज्म है, वो जो कट्टरवादिता है, उसको इस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगी तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा रही है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा रही है। तो अब वो दबा रही है, तो क्या हमें उनके अंदर का एक्सट्रीमिज्म छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मैंने गोवा का फोटोग्राफ डाला था इन माई स्विम सूट, तो सारे पूरा काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है मेरे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मुस्लिम हैंडल्स एंड दीज आर जेन्युइन मुस्लिम हैंडल्स हु अदरवाइज एक्चुअली सपोर्ट मी, बट इन दैट पॉइंट दैट्स their view. What do I tell them? I block them and I give it back to them. Can I call them extremists? No. Right now, जैसे बहुत सारे intellectuals कहते हैं Muslims need to get out of their victimhood status. You are talking about a community. आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लीजिए. How many Muslims are represented in the Indian Army? How many Muslims are represented in the services, in the bureaucracy, in the IPS, in the government? How many Muslim members of parliament are present in India? How many Muslims are there in the Modi cabinet right now? तो हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जिस कम्युनिटी जो ऑलरेडी दबाई जा रही है, आप उनको कह रहे हैं यार लेकिन तुम एक्सट्रीमिस्ट हो। आप तो वही कर रहे हैं जो आप में और राइट विंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो जाएगा। मुझे लगता आप भी उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उसको उसी वक्त, मैंने आज तक कितनी ऐसी, जब भी कोई मुझे ट्विटर पे कहता है मैं उसी वक्त उनको ब्लॉक करती हूँ, उसी वक्त उनको रिपोर्ट करती हूँ। मेरे लिए हिंदू और ट्रोल और मुसलमान ट्रोल में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, जब आप फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, इस वक्त मैं एक ही तरह का फंडामेंटलिज्म देख रही हूँ। वो फंडामेंटलिज्म जो आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वो फंडामेंटलिज्म जो गोडसे को वर्शिप कर रहा है, वो फंडामेंटलिज्म जो सैफरन चोखा पहन के गांधी के स्टैचू पे गोली चला रहा है, इस वक्त मेरे लिए वो फंडामेंटलिज्म सबसे बड़ा फंडामेंटलिज्म है जो इस कंट्री को बर्बाद करने में तुला हुआ है, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। आपने कल ही देखा कि सारी लड़कियां जो हैं हिजाब में स्कूल में नहीं जा पा रही हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं। वो जो प्रिंसिपल खड़ा था और जिसने उनको अंदर आने नहीं दिया, मेरे लिए वो एक्सट्रीमिज्म है। वो आपने एक औरत, आप लड़कियां आपके सामने भीख मांग रही हैं क्या, और आप हमको लेक्चर दे रहे हैं कि बट आपको हिजाब निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुसलमान औरतों को ऑप्रेस किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जो औरत हिजाब पहनती है वो अपनी मर्जी से पहनती है, वो मैं नहीं कहूँगी, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, वो एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर कोई औरत कहती है कि मुझे पहनना है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बोलूँगी भैया तुमको माइक्रो मिनी पहनना है या तुमको हिजाब पहनना है, ये तुम्हारा हक है। तुम्हें मैं नहीं बताऊँगी तुमको हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है। मेरे अपने घर में my younger sister-in-law, okay, her name is Diana. When she got married, she used to wear skirts, and a couple of years ago she decided to wear a full hijab.
Now I used to mock her saying, "What are you doing?" She's like, "Can I just do what I want to?" हिजाब निकालना ना निकालना उस औरत की जिम्मेदारी है। इसमें जैसे मेरे दिमाग में जो आता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें जैसे मेरा है कि कोई हिजाब पहने या कोई मंगलसूत्र पहने उससे मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वो कहीं भी जाए कुछ भी करे। फिर मेरे दिमाग में आता है कि जैसे सिख लोग हैं, वो चाकू कृपान लेकर मेट्रो में चले जाते हैं और कोई आदमी पॉइंटेड कुछ भी लेके मेट्रो में नहीं जा सकता है। तो फिर वहाँ मुझे लगता है रिलीजन को हमें कहाँ पे रोकना चाहिए, मतलब कहाँ पे वो ज़्यादा हो जाता है और कहाँ पे वो ठीक है, ये मैं समझ नहीं पाता। आपने कितने सिखों को देखा है जो कृपान लेके किसी का खून कर रहे हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना है। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये बात आके खत्म होती है आपके पर्सनल बिलीफ पे। जब तक आपका पर्सनल बिलीफ किसी और के पर्सनल बिलीफ के आड़े ना आए, जब तक आपका पर्सनल बिलीफ किसी और की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन ना करे, I think that's where India has been. India is not a simple experiment कि आपको लगे भैया रिलीजन यहाँ है, हम लॉ यहाँ है, हम इसको इंडिया में ये आप possible मुझे लगता है कि रिलीजन के नाम पे ना मतलब कुछ भी अलाउड हो जाता है जो डेली लाइफ में मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यसभा में कोई जैन मॉन्क आते हैं, वो नंगे आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे स्पीच देते हैं, बात देते हैं, लोग सुनते हैं। और यहाँ पे क्या न्यूडिटी हमारे लिए अलाउड है? क्या हम जो चाहे वो पहन के, क्या लड़कियां जो चाहे वो पहन के निकल सकती हैं? ये सवाल आपको हमारे कोर्ट से पूछना होगा। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं राना अयूब, क्योंकि वही मुझे लगता है कि रिलीजन मतलब हर जगह घुस जाते हैं। खैर वो एक देखिए ये एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कशन हो रहा है, आई थिंक ये मैं उसके लिए बेहतरीन इंसान नहीं हूँ। मैं अपने जर्नलिज्म तक सीमित रहूँ, ये बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं वो 1992 वाली बात मैं आपने की, वहाँ तक मैं जाना चाह रहा था कि उस टाइम जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, आप थी और क्या हुआ था? मैं एक 9 साल की बच्ची थी जब हम 6 लोग थे एक कमरे में। सहार में हमारा एक कमरे का घर था और 2 कमरे का घर था। एक कमरे में मलयाली बैचलर्स रहते थे, हम शेयर करते थे। और एक बेडरूम हमारे पास था, हमारी 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए एक किचन था और एक टॉयलेट शेयर था। तो हम पूरा बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सेटअप था। सामने CPIM का ऑफिस था, उसके बाद में RSS की शाखा थी और उसके पीछे अयप्पा का मंदिर था। और तीनों जगह के लिए पानी हमारे नल से जाता था, बिकॉज डैडी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, तो सब उनको मास्टर जी कहते थे। दिवाली के टाइम पे मम्मी 5 डब्बे खाली करती थी। करंजी इतने आता था घर में, करंजी, शंकरपाड़ी, बेसन लड्डू, मतलब हम भर के 3-3 महीना खाते थे हम। और फिर ईद के टाइम पे उन्हीं के घर में हम लोग देते देते थक जाते थे। रात के 2-2 बजे तक लोग आते थे और हमारे लिए वो दैट वाज माय कल्चर, दैट वाज आवर लाइफ, दैट वाज व्हाट आई न्यू एज रिलीजन एंड कल्चर एंड प्लूरलिज्म। खाने की वजह से याद आया, मैं लिट्टी निकाल लेता हूँ। लिट्टी आपने पहले कभी खाया है? नहीं। तो ये क्या चने के उससे बना होता है? चना को जो पीस के उसका जो पाउडर होता है ना, उससे लिट्टी बनता है। तो ये बिहार में बहुत फेमस है। ये बिहार से नहीं आया, ये दिल्ली में एक वो है पॉट बेली, तो वो जो है लिट्टी चोखा बनाता है और वो इसी के लेवल का है। तो 2 ही जगह मुझे लिट्टी अच्छी लगती है। अगर आप कभी दिल्ली आए तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि एक है वो दिल्ली हाट में, तो वहाँ बिहार भवन है। तो सेकेंड ऑप्शन पॉट बेली बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे पटना की सबसे अच्छी चीज़ लगती है उनका जो खाजा होता है, वो जो मीठा वाला जिसको तल के, मतलब मैं उसकी शौकीन हूँ। मुझे वैसा खाजा कहीं नहीं मिला है। वो खाजा पटना में बख्तियारपुर से आता है, तो बख्तियारपुर का खाजा जो है वो मशहूर है। अच्छा, चलिए तो हम आते हैं। तो उसके बाद one day 5th December 92 when the car sevaks were moving to Ayodhya, we didn't have TV except for Doordarshan. We didn't even have a phone at that point of time. 5 दिसंबर को रेनू की मम्मी, हम उनको कहते थे, वाई मम्मी के पास बोलती, दीदी अयोध्या से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। भीनी खुशबू। And my mother was like, how could she's my sister, she's somebody who I know, I mean how could she, that was insensitive. And she figured that something was, and she came home and she was disappointed. Next day 6th December there was a big poster on our door only that says Chalo Ayodhya 6 December, and something changed. And I don't remember, aaj bhi there is not a week that goes by, and I'm in therapy for the same reason, where I am in my nightmare, I am locking all doors and getting all my family members inside because I see a rioters coming, right? So we got news that they were coming to pick me and my sister. So our neighbor, Mr. Bagga, probably a savior, like, which is why I have a special affinity for Sikh families and Sikhs. I feel like they are my own. He came and he said, he asked my mother to sleep in his house
so that they don't. And then he picked me and my sister on a bike, and we were whisked off to this place called Marol, where it was a Sikh colony. It was Lodi ka time, I think Lodi was happening. I was 9, my sister was 15. I was like, Baji, where are we going? He was like, I don't know, we have to go. I said, but where are we? Like, मैंने बाजी हम कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं? मुझे मम्मी की बात करनी है. I want, and we didn't have phone. So जिसके घर पे हम जा रहे थे उनका नाम था मेवा सिंह. मुझे अभी भी याद है, मैं वो चीज़, और उनके घर में उस रात को दाल बनी थी, अच्छी दाल. तो लोहड़ी का टाइम था, तो उनके घर में लोग आ रहे थे काफ़ी. तो बोलते थे अरे, पंजाबी में पूछा कि लड़कियाँ कौन हैं, तो बोलते अरे वो रेफ्यूजी हैं. एंड वी स्टेड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. ओके, तो वो चीज़ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि इसके लिए मैं साइकेट्रिस्ट हेल्प भी लेती हूँ, तो लाइक आपको अभी भी लगता है कि लोग घर में घुस रहे हैं और ऐसा होता है आपके इट इज़ ट्रिगरिंग. 9 साल की उम्र बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है. उस वक्त मुझे रेप का मतलब भी नहीं पता था, जो मुझे उस वक्त बताया गया कि गैंग रेप क्या होता है, बिकॉज दे सेड दे आर कमिंग टू गैंग रेप यू. तो दीज आर पीपल हु आर लोकल पीपल हु वी न्यू, who were our friends, who were our allies, हम लोग रोज़ खेलने आते थे, हम लोग उनको देखते थे, ये वो लोग थे. So in my dream the recurring thing is I can see that house. I don't have a good memory of that house, but I'm shutting. I'm always, मैं कड़ी लगा रही हूँ, मैं बोल्ट लगा रही हूँ, मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ. मुझे लग रहा है कि घर का कोई इंसान बाहर है और मुझे उसे घसीट के लेके आने. Every week I've been put on like 3-4 pills. It's a big nightmare and I wake up sweating. I get anxiety attacks for the same reason. I feel like, so उसके बाद से I've been living in a great deal of paranoia. In fact, which is for one of the reasons why when Gujarat riots was happening, I was a student, but I went there as a relief worker. I didn't tell my family. I said I'm going on a trek. I went there because I was feeling helpless. I was like, it's happening again. And when this happened, I was 9, and then this happened, I was 19, 20. I said I'm going to go. And there were all these relief camps where 3 औरतें पड़ी हैं, उनका रेप हो चुका है, गैंग रेप, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, उनको कहीं और से सुना है. That was the first time I wore a bindi on my forehead, because my name is Rana. It's very deceptive, right? So people don't connect religion there. But after what I saw there was no way I could not do anything about it. I didn't want to be helpless anymore. Plus, as a child who had I had a polio when I was growing up, with my left hand and my right leg. So, you know, you're always seen as this weak kid. उसके साथ तरस खाओ, उसको empathy दिखाओ, बेचारी है. I didn't want to be that बेचारी anymore. Which is why it was a backlash. My journalism was a backlash against all the sympathy that was shown to me, all the helplessness that I felt that I was growing up. And that it still continues to be what, it's every day is a fight. Because I don't want people to sympathize with me. It irritates me. Because it's a lot of baggage as a child. To be born with a handicap. And आपको सहानुभूति बहुत मिलती है, लेकिन empathy नहीं मिलती है. तो मैं ये जानना था, वहाँ जो हुआ बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में, उस टाइम लाइक आप क्या मानती हैं, आपका पर्सनल व्यू, कांग्रेस को भी आप उतना ही ब्लेम करती हैं या? बिल्कुल बिल्कुल. उस वक्त पुलिस किसके, बम्बई में जो दंगे हुए, पुलिस किसके कंट्रोल में थी? दिल्ली में कौन था? तो कांग्रेस का रोल तो मैं ये तो बात मैं अपनी बुक लॉन्च में कह चुकी हूँ. मैंने कहा अगर 84 को जस्टिस मिलता, जो 1984 में जेनोसाइड हुआ है, उसे मैं राइट फिर से नहीं कहूँगी, वो सिखों का जेनोसाइड हुआ है. अगर 1984 को जस्टिस मिलता तो 93 होता ही नहीं, और अगर 93 को जस्टिस मिलता तो 2002 होता ही नहीं, क्योंकि आपने एक मैसेज भेजा. ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें जिम्मेदार है. अगर कांग्रेस जिन्होंने दंगे किए उनको पकड़ती तो बीजेपी की हिम्मत नहीं होती. अच्छा, ये जो आज की कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, ये उस कांग्रेस से डिफरेंट है या वही है? मैं राहुल गांधी के बारे में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि बहुत लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन उनको मैं एक चीज़ की उनको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि उन्होंने कंसिस्टेंटली आरएसएस को एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है. उन्होंने उसको शुगर कोट नहीं किया है. ही हैज़ बीन कॉलिंग आउट फाशिज्म. ही इज़ नॉट डूइंग मच, बट ही इज कॉलिंग इट आउट. आप कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी के बारे में? मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ. मुझे उनमें एक सिंसियरिटी नजर आती है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन वह सिंसियरिटी हैज़ टू सस्टेन इटसेल्फ. वी आर नॉट, इंडिया नीड्स अ 24/7 पॉलिटिशियन. इंडिया नीड्स अ पॉलिटिशियन हु कैन से डूड आई एम नॉट रेस्टिंग दिस. ये इलेक्शन हुआ है, ठीक है, हार गए, अगले दिन अगला स्टेट कौन सा है? इंडिया नीड्स अ पॉलिटिशियन. जहाँ दिल्ली में दंगे हुए थे, आई वांटेड द पॉलिटिशियन. आई डोंट केयर, प्राइम मिनिस्टर तो जाएंगे नहीं, वो ट्रम्प के साथ नाश्ता खाना खा रहे थे जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे. I wanted the opposition leaders to be there on the ground. कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 10 साल से सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, आज बीजेपी में हैं.
सारे लीडर्स, दीपेंद्र, सबके सब इनकी आइडियोलॉजी क्या है? अगर आप जिस दिन आप कांग्रेस से उठ के आप बीजेपी में जाते हैं तो मतलब तो मेरे लिए कांग्रेस में तो बहुत कम लोग हैं शायद जिनके अंदर सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म की बात शायद उनके मुंह से अच्छी लगे। आपको लगता है कि अभी जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा, कंट्री का एक स्टेट रिलीजन डिक्लेयर हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये डर है, लेकिन मुझे इस मुल्क के लोगों पे यकीन भी है। मुझे पता है कि जो लोग आपके जो रेडिकलिज्म है, आई मीन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, और बहुत बहुत डीप रूटेड है। द फैक्ट दैट मोदी आफ्टर कोविड के बाद जितनी डेथ्स हुई हैं, आई लॉस्ट माई 2 of my own uncles in COVID last year in the second wave। यूपी में जितनी मौतें हुई हैं, शमशान भरे हुए थे, उसके बाद भी म्यूनसिपल लोकल इलेक्शंस में अगर बीजेपी आती है, विच मीन्स द सेंटिमेंट ऑफ रिलीजन is much above what they have faced, their own persecution and their own suffering। अगर इसके बावजूद भी तो मतलब तो क्यों जीत रही है बीजेपी? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हेट, नफरत जो है, जैसे अभी यूपी का इलेक्शन हो रहा है, लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, मैं यूपी गई भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यूपी में ही जीत के आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हेट, नफरत कितनी पावरफुल होती है एज अ टूल। लोग भले ही 2 वक्त की रोटी ना मिले, 3 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं, लेकिन आप उनको बोल दिए भैया मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी नौकरी खा रहा है, मुसलमान दुश्मन बन जाएगा। क्या ये परसेप्शन ये ग्राउंड मीडिया ने तैयार किया है या किसी और ने? कैसे हुआ है ये हमारे अंदर से हमेशा था। अगर अब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हिंदुस्तान, इंडिया इज एन एक्सपेरिमेंट इन कम्युनलिज्म। वी हैव ऑलवेज बीन अ कम्युनल कंट्री वेयर कम्युनिटीज हैव हेटेड ईच अदर। वी हैव हैड अ सेम्बलेंस ऑफ कि यार नहीं बोल सकते हैं ये। अभी जो लोग ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं, ये बात पहले भी होती थी। जैसे बुल्ली बाई आपकी बात कह रही हूँ, 19 साल की लड़कियां जो, क्या ये उनकी जिम्मेदारी है? ये अचानक तो नहीं पैदा हुए ना, अचानक तो ये फंडामेंटलिस्ट नहीं बने ना कि मुसलमान औरतों को ऑक्शन कर रहे हैं। आपने घर में भी ये बात सुनी होगी ना, आपने दोस्तों में ये बात सुनी होगी ना, तो ये हमेशा से था। अब मोदी जी के आने के बाद लोगों को लगता है कि हम कह के वी कैन गेट अवे विद इट बिकॉज द लीडर्स आर स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, वो कह रहे हैं मैम आपको मानना तो पड़ेगा मुस्लिम अपीजमेंट हुई है कांग्रेस के ज़माने में। मैंने कहा यू आर कॉलिंग टोकनिज्म एज अपीजमेंट। If Muslims had been appeased in the last 20 years, then why is it that the findings of the Shri Krishna Commission report and Sachar Committee report have not been implemented? Why are Muslims the poorest of the poor in this country? What is appeasement? शाही इमाम के साथ दिल्ली में खड़े हो जाने को अपीजमेंट नहीं कहते, उसको टोकनिज्म कहते हैं इलेक्शन से पहले। आप इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा फिगर बन गई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपके आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, आप इधर दिख रही हैं, हार्ड टॉक कर रही हैं। तो क्या कभी किसी फॉरेन कंट्री ने आपको असाइलम का ऑफ़र दिया? 6 कंट्रियों ने। 6 कंट्रियों ने आपको असाइलम का ऑफ़र दिया, क्यों नहीं लिया? मैं क्यों जाऊँ, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा मुल्क इतना है। खतरा है यहाँ, और ऐसे कंट्री में क्यों रहना, इतना ज़्यादा कम्युनलिज्म है। ये मेरा मुल्क है। अगर आपका बच्चा या आपका बच्चा बिगड़ जाए और आपसे मोहब्बत ना करे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस बच्चे से मोहब्बत करना बंद कर देंगे, या मेरे बाप ने अगर मुझे बेदखल कर दिया तो मेरे लिए उसकी मोहब्बत तो नहीं जाएगी ना। पर एक सेफ जिंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी? अब सेफ देखिए, चॉइसेस तो इंसान मेरी लाइफ में एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है। मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी फैमिली तक सीमित है, उसके अलावा मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो ये चॉइस है। यू कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। दिस इज अ चॉइस आई हैव टू लिव विथ। I have to live with the choice that people will not love me, that I will not be popular, but I know that's the right thing to do. मतलब ख्वाब आपके बहुत बड़े नहीं है कि ये करना है वो करना है, बहुत बस बड़े ख्वाब है मेरे। अच्छा क्या है? ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, ऐसे क्या है बताइए। अरे यार अभी बता दूंगी तो फिर ख्वाब क्या रह जाएंगे। ख्वाब बहुत बड़े हैं मेरे, आप देखेंगे ताबीर होते हुए उनकी। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात किया, इतनी कम उम्र में अगर न्यूयॉर्कर की कवर स्टोरी पे मैं आती हूँ, अगर प्रोफाइल किया है, आपको प्रोफाइल डेक्स्टर फिल्किंस करते हैं, अगर BBC हार्ड टॉक पे आ जाती हूँ, मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल शो शूट कर रही हूँ 2 महीनों में, जिससे शायद हिंदुस्तान का कोई इंसान ना गया हो, आज तक तो नहीं गया है। तो मतलब ये एम्बिशन है ना, अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी ओ माय गॉड मुझे नहीं, मेरा एम्बिशन से मतलब ये था, जैसे मेरा क्या एम्बिशन है कि एक मतलब एम्बिशन नहीं है, मतलब ड्रीम है कि अगर हो गया तो हाँ मैं ले लूंगा, एक फरारी ले लूंगा, एक बहुत बड़ा घर ले लूंगा। नहीं, मुझे मटेरियल मुझे तो है बैठ के फरारी में ही रोना है अगर खराब जिंदगी भी है। वो शौक नहीं है घर का भी। आज तक मेरे पास घर नहीं है। मैं आज भी अपने फैमिली के साथ इस घर में रहती हूँ, मेरे पास किराए भी नहीं देती हूँ मैं, मतलब अपने मतलब होटल्स में कभी कभार रह लेती हूँ। एम्बिशन जहाँ है वो है कि अपने प्रोफेशन में ऐसे मुकाम पे जाना है जहाँ लोग मेरे मरने के बाद मुझे याद करें, और एक ऐसी फाइट लड़ूं कि लोग
बोले कि यार इसने अपनी जिंदगी जी है। नहीं, मुकाम तो एक आपने अचीव कर लिया नहीं, है। लेकिन इंसान को कभी इंसान आई एम नेवर कंटेंट विद व्हाट आई हैव अचीव। रिसेंटली मेरे साथ एक मेरा बकेट लिस्ट में था कि मुझे लाइफ में ये करना, इट्स माय ड्रीम, वो हो गया। नेक्स्ट डे आई थॉट आई विल बी वेरी हैप्पी बट आई वाज नॉट हैप्पी। 3 चीजें बताइए जो आपके बकेट लिस्ट में अभी भी हैं। आई रियली बकेट लिस्ट में है। ओके, मेरी जो नहीं यार, जो बकेट लिस्ट की बात है बता दूंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ईडी के बाद आईबी आ जाएगी यार। नहीं, बता आईबी दो की आप। इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी। कुछ नहीं, हमें कुछ वैसा लगेगा तो हम बीप कर देंगे। बकेट लिस्ट में यार दिस आर वेरी दिस विल मेक मी साउंड वेरी बता दो आप उस वर्ज पे अब बता दोगी, अब बता दो। बकेट लिस्ट में तो आई होप दैट गुजरात फाइल्स गेट्स मेड इनटू अ रियली बिग film at the same level as Spotlight. At some point, bucket list probably would be to start a publication where I can do ethical journalism in a country which is very mainstream. I want to start an organization, a journalism organization where I can hire some of the best journalists from the country. I see so many young journalists, so many of them. There is Fatima Khan, Ismat Ara, there is Shrishti, there is Samriddhi Sukunia. I see so many of them. मुझे लगता है यार सबको मुझे इसमें तो फातिमा सुन के बहुत खुश हो जाएंगी, मेरी भी दोस्त है। मुझे एक ग्रीड है उनको अपने अंदर। मतलब there is आकाश हसन in कश्मीर, there is शाकिर, बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट है, and I have a greed to get them all together कि ये मेरे साथ काम करो and I give them the every opportunity for them to bring me the best investigative तो कब stories. आएगी ये वेबसाइट, मतलब कब आप लॉन्च आप करोगे? मुझे कर दो ना। इंडियन गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे दे और मुझे इन्वेस्टर्स पैसा दे दे, मैं कल शुरू कर दूँ। तो अगर आप सुन रहे हैं और आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ इन्वेस्ट करें। आप अपने माध्यम से प्लीज़ उनको कहिए कि मुझे इन्वेस्टर्स दे दें। हाँ, उन्होंने आपको सुन लिया होगा। उम्मीद है कि आपसे फिर मिलूंगा। मगर इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या फील करती हैं, मेरे बारे में क्या फील करती हैं, आप कुछ भी ऐसे लिख सकती हैं तो मैं एक उसको याद की तरह रख लूँगा। मतलब मेरे पास रहेगा, वो टैंजिबल चीज़ रहेगी। ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख लेना। अच्छा लिखा है, थैंक यू।